यस, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैंने आपको कहा था कि उसमें एक अरेंजमेंट होता है उनका। तो वो अरेंजमेंट एनसीईआरटी से ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा था, मैंने लिख भी दिया है फिर भी यहाँ पर। ये कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक रेज है 10⁻⁻⁻16। और ये लैम्डा है, इंक्रीजिंग लैम्डा। हमने लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग लैम्डा किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने इंक्रीजिंग लैम्डा की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उसी फॉर्म में इंक्रीजिंग लैम्डा मीटर में 10⁻⁻16 मीटर इसका लैम्डा होगा। उसके बाद कॉस्मिक के बाद गामा रेज आती हैं, गामा रेज के बाद आती हैं एक्स रेज, एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद वी आर, वी आर मतलब विजिबल रेडिएशन, जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, बाकी हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती हैं, बाकी सभी के लिए इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और विजिबल रेडिएशन को ही मैंने थोड़ा सा वाइड करके लिखा है कि विजिबल रेडिएशन होता है विबग्योर। ये आपने रीड किया होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो विबग्योर का इसका एक रेंज होता है, कुछ वेरी करता है, मतलब डाउट थोड़ा सा वेरिएशन है फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स में। ठीक है, इसे कुछ बुक्स में 4000 to 7500, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, या 4000 to 800 एंगस्ट्रॉम, या 3800 to 7500, या 7800 या 7600, इस तरह की वेरिएबल रेंज लिखी होती है। ठीक है, मतलब 200 एंगस्ट्रॉम इधर और अप्रॉक्स 500 एंगस्ट्रॉम इधर। ठीक, ये थोड़ा प्लस माइनस इसमें रहता है। ठीक, वो हर बुक में आपको मिलेगा, किसी बुक में कुछ लिखा होगा, किसी बुक में। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को, मैंने कहा था पहले भी, अगर ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होता है एक्सपेरिमेंटल एरर है, हम उतना उसे उतने एंगस्ट्रॉम को इतनी कम वैल्यू होती है, उसे रीड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा विजिबल रेडिएशन अल्ट्रावायलेट से टच करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस मतलब अल्ट्रावायलेट और विजिबल के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, मतलब देर इज़ नो लाइन, बाउंड्री लाइन, कोई एलओसी नहीं होगा। ये तो मैंने बनाया हुआ है लेकिन कोई एलओसी नहीं होता, ये सब कंटिन्यूस होते हैं, ये खत्म होने से पहले ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही विजिबल में भी विबग्योर में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, यानी वायलेट खत्म होने से पहले इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा, इंडिगो खत्म होने से पहले ब्लू स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सब कंटिन्यूस होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है कि हाँ ये बाउंड्री लाइन हो गई अब इसके बाद इंडिगो आएगा, नहीं। वायलेट, इन दोनों के बीच में वायलेट, इंडिगो, ब्लू मिक्स मिलेगा, इनके बीच में इंडिगो और ब्लू मिक्स मिलेगा, इनके बीच में ब्लू ग्रीन मिक्स मिलेगा, इनके बीच में ग्रीन येलो मिक्स मिलेगा, इस तरह से होता है, तो कंटिन्यूस होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रीड करने में इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो ही जाती है, तो ये रेंज लिखी होती है। तो एनसीईआरटी में चेक कर लेना क्या रेंज लिखी हुई है, उसी को फॉलो कर लेना। वैसे गिवन होता है क्वेश्चन में, पर फिर भी। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में यूज़ होती है। उसके बाद एफएम, एएम, ये रेडियो वेव्स होती हैं, आपने सुना होगा एएम, एफएम वगैरह। ठीक है, तो ये रेडियो पर, ये रेडियो वेव्स कहा जाता है, तो सेट करना होता है वो फ्रीक्वेंसीज़ उनकी। ठीक है, कि इतनी फ्रीक्वेंसी पर है, इतने हर्ट्ज़ पर है, या इतना लैम्डा है इसका। ठीक है, तो लॉन्ग, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स है, और लॉन्ग रेडियो वेव है 10⁻8, यानी 10⁻⁻16 मिनिमम से स्टार्ट होगा, 10⁻8 तक का इंक्रीजिंग लैम्डा है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी एक्सरे की। मैंने आपको कहा था कि एक्सरे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है एक्सरे के बारे में डिस्कशन करने की? रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा होगा कि दो पीरियोडिक लॉ हैं, एक ओल्ड पीरियोडिक लॉ है और एक मॉडर्न या न्यू पीरियोडिक लॉ होता है। ठीक है, तो न्यू पीरियोडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, मोजले एक्सपेरिमेंट। और मोजले एक्सपेरिमेंट में क्या बनता है? एक्सरेज बनती है। तो एक्सरेज को स्टडी करने के साथ साथ हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसका बेस हमने कि पीरियोडिक टेबल किस बेस पर अरेंज किया है, तो पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन मोजले एक्सपेरिमेंट। जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज़ बेस्ड ऑन मोजले एक्सपेरिमेंट, वो इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो वो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है। ठीक है, तो ये है वो। ठीक, तो इसमें क्या है, मोजले एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक साइंटिस्ट थे, कौन, क्या नाम था उनका? विल्हेम रोंटगेन,
जैन, ठीक है, जर्मन थे। ऑब्टेन्ड ए न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन ए टारगेट मटेरियल मतलब एंटी कैथोड मतलब कैथोड के अपोजिट जो बनेगा, जिसे एनोड भी कह सकते हो, लेकिन एनोड वर्ड नहीं लिखा होता, एंटी कैथोड वर्ड लिखा होता है। वाज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, अगर आप कैथोड रेज के पाथ में, क्योंकि वो एनोड होना कोई कंपलसरी नहीं है, बस कैथोड के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ कैथोड है, यहाँ एनोड है, तो इनके बीच में भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैथोड के एंटी होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज से कैथोड रेज रिलीज होंगी, तो कैथोड रेज के पाथ में अगर आप कोई भी एक टारगेट रख देते हैं, ठीक है, एंटी कैथोड या मेटल का कोई भी टारगेट होता है वो, उसे रख देते हैं, तो नई टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कहा गया, वाज कॉल्ड एज एक्स रेज, यानी एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ उस टाइम पर जब ये इसका एक्सरे का ओरिजिन हो गया, ठीक है। बोन्स ये को चेक करने में या अंदर ऑपरेशंस वगैरह करने में डॉक्टर्स को बहुत इसका ये हेल्प मिला, अब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे तो अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह और भी, लेकिन ये एक्सरे अभी भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये रोटलिंजन ने तो ऑब्जर्व कर लिया था, मोजले ने इसे और एक्सटेंड किया। उसने क्या किया, बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सरेज, ठीक है, ट्यूब्स प्रोवाइडेड विद द एंटी कैथोड ऑफ डिफरेंट मटेरियल मतलब बार बार मेटल को चेंज कर दिया, जैसे पहले सीजियम लिया, पोटेशियम लिया, फिर सोडियम, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह से बहुत सारे एटम्स के लिए, मटेरियल के लिए मोजले ने एक्सपेंड किया। वाज एबल टू टेक द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज इन ईच केस, और उसने क्या किया, इन पर सभी मेटल्स पर एक्सरेज अप्लाई किए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो एक्सरे रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट को किसने यूज़ किया, मोजले ने यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने नए नए मेटल सेलेक्ट किए और हर बार उसका एक्सरे देखा कि एक्सरे क्या जनरेट होता है, और उसे स्पेक्ट्रम बना लिया। स्पेक्ट्रम मैंने कहा अभी आगे पढ़ेंगे, हमें यूज़ करना है तो वो हम आगे पढ़ लेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो उसका यूज़ किया, स्पेक्ट्रम बनाया। फास्ट मूविंग कैथोड रेज जो कि कैथोड से रिलीज होती हैं, वर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर ऑर्बिट्स। तो फास्ट मूविंग कैथोड रेज की क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकती हैं मेटल से। जो मेटल जिस पर ये जाकर स्ट्राइक करेंगी, उससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकते हैं। इनर ऑर्बिट्स, जो इनर शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, आप शेल भी लिख सकते हैं इसे, या ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा के क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, एल क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट, एम क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 9th-10th में रीड किया होगा। तो के, एल, एम एटसेट्रा ऐसी ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करा सकते हैं। कौन, कैथोड रेज, उनके पास इतनी एनर्जी होती है। ऑफ एन एटम ऑफ एंटी कैथोड, जो कि क्या है, एंटी कैथोड का एटम है। एंटी कैथोड मैंने कहा ना, कैथोड के अपोजिट जो भी रखा होता है उसे एंटी कैथोड में कहा जाता है। ड्यू टू द कोलिजन, यानी कैथोड रेज कोलॉइड करती हैं, कैथोड रेज की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो बाहर आ जाता है। किससे बाहर आ जाता है, के, एल, एम जिसमें भी होगा उससे वो बाहर आ जाएगा ऑर्बिट से, ठीक है। दिस क्रिएट वैकेंसी, अब वो बाहर आ जाएगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। अब उस खाली जगह में क्या होगा, इनर ऑर्बिट में खाली जगह हो जाती है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट फॉल इनटू इट, अब हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा, ठीक है। हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, इनर वाले ऑर्बिट में, जहाँ खाली जगह बनी है, वैकेंसी डेवलप हुआ है, वहाँ एंटर करेगा। क्यों एंटर करेगा, इनटू ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, मैंने लिख दिया ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो है, न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रोटॉन है अंदर। अब प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रिलीज़ हो गया ना, एक या दो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने से क्या हुआ, प्रोटॉन की पावर बढ़ गई। अब वो प्रोटॉन तो अट्रैक्ट करेगा ही, तो वो अट्रैक्ट करता है, तो वो कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, अपने ऑर्बिट के ऊपर वाले, मतलब के से निकला है तो उससे ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो एल का इलेक्ट्रॉन के में जंप कर जाएगा, ठीक है। एल का इलेक्ट्रॉन के में जंप कर जाएगा, या एम का इलेक्ट्रॉन के में जंप कर सकता है, ठीक है। कोई भी एल का भी जंप कर सकता है, के का भी, इसका भी, एम का भी, एम यानी थर्ड ऑर्बिट का भी जंप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस जंप करने में व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इस जंपिंग में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करता है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिट हाई एनर्जी के होते हैं, नीचे वाला ऑर्बिट लो एनर्जी का होता है, ठीक है। तो हाई ऑर्बिट से लो एनर्जी में आता है इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से, तो वो एनर्जी का लॉस करेगा। ऑब्वियसली एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, ना क्रिएट होगी, तो वो लॉस कर देगा, बाहर निकाल देगा। और कैसे बाहर निकालेगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, यानी वो जो बाहर एनर्जी निकालता है इलेक्ट्रॉन, उसी को एक्स रेज कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सरे मशीन में भी यही होता है। एक्सरे मशीन में क्या करते हैं, पहले कैथोड रेज अप्लाई करते हैं मेटल के सरफेस पर, उस मेटल से क्या निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं बाय दिस मेथड, और उन एक्स रेज को ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि इंटरनल पार्ट्स मतलब बोन्स हमें दिखाई दे जाती हैं। वो बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती एक्स रेज, अनेबल टू
पेनिट्रेट द बोन्स, ठीक है, उन्हें, लेकिन स्किन को, ठीक है, और फैट को, इन सबको पेनिट्रेट कर देती है, वेन्स को, ठीक है, ब्लड को, इनको पेनिट्रेट कर देती है, इसलिए उनकी एक इमेज बन जाती है बैक साइड में, ठीक है, बोन्स की, और उससे क्रैक वगैरह या जो कुछ भी ऑब्जर्व करना है वो ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। अब ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसने क्या ऑब्जर्व किया, मोजले ने क्या ऑब्जर्व किया, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरे, ठीक है, ऑफ एक्सरे लिख देता हूँ, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज, जो एक्सरे डेवलप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्व किया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और यहीं से एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि यहीं से जनरेट होता है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि उससे पहले तक क्या एज्यूम करते थे, मास नंबर के अकॉर्डिंग एज्यूम करते थे। मेंडलीफ ने बनाया हुआ था, आपने पढ़ा होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये अप्रोक्स 1900 के आसपास का एक्सपेरिमेंट है, तो इसके बाद ही हमें, मतलब जब भी ये उसका है 1900 से थोड़ा सा पहले है, यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, उसमें कहीं पर ये एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। डेट वगैरह की हमें कोई रिक्वायरमेंट है, हिस्ट्री इतना नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए इसने मोजले ने क्या किया, फॉर एक्यूरेट रिजल्ट इसमें कुछ करेक्शन कर दिया, और करेक्शन क्या किया, -b, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लिखा, a। अब ये a b क्या है, b इज़ ए कॉन्स्टेंट, b एक कॉन्स्टेंट है, एंड इज़ नोन एज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, b को स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कहा जाता है। हम पढ़ेंगे इसे, स्क्रीनिंग, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, लेकिन लास्ट में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, मतलब चैप्टर कंप्लीशन के बाद ही हम इसे पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी होता है, और लिखा भी है के अल्फ़ा और के बीटा लाइंस के लिए बी की वैल्यू, फॉर के अल्फ़ा एंड के बीटा लाइंस के लिए बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये के अल्फ़ा या के बीटा लाइन क्या होती है, जब ये एल से यानी एल से जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, के में जंप करता है, तो क्या बनती हैं, एल के अल्फ़ा और के बीटा लाइंस बनती हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एल ऑर्बिट टू एम ऑर्बिट, ठीक है, के अल्फ़ा के बीटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from L orbit to K orbit, ठीक है। जब वो L से किस में जंप करता है, K ऑर्बिट में जंप करता है, तो ये क्या बनती हैं, अल्फ़ा और बीटा लाइंस बनती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, के अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा भी होती हैं, जब क्या होगा, एम से के में जंप करेगा, एम से कहाँ पर जंप करेगा, के में जंप करता है, फ्रॉम एम ऑर्बिट टू के ऑर्बिट जब जंप करता है, तो एल अल्फ़ा एल बीटा इस तरह की लाइंस डेवलप होती हैं, और उसके लिए बी की वैल्यू 7.4 है, ठीक है। ये गिवन होगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। और ये ए क्या है, ए इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा ग्राफ आएगा, फ्रीक्वेंसी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये इसके साथ अगर ग्राफ को ड्रॉ करें तो थोड़ी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है बहुत कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है रेडियो वेव्स की, दिखा भी है, देखो इनकी 10⁻⁻16 है, तो इसका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 10⁻⁻14 12 14 कुछ हो जाएगा, तो एक्सरेज की वैल्यू बहुत कम रहेगी, 10⁻⁻10 या 10⁻⁸ इस तरह की वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू में 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻8 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 पॉजिटिव 8, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 2 3 4 5। तो ग्राफ बनाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ग्राफ का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 10⁻8 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया जेड के रेस्पेक्ट में। तो स्ट्रेट लाइन बनती है, जब भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 3 जितने जिसके लिए भी सॉल्व करेंगे हर बार स्ट्रेट लाइन ही आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है। तो ये था मोज़ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बार प्रीवियस ईयर में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोज़ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, वो एक मैथमेटिकल ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये आईआईटी में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो आईआईटी में आ जाते हैं क्वेश्चन वो मेडिकल में भी आ सकते हैं या उसी टाइप के आ सकते हैं। अगली बार हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछने हैं या नहीं है, या नेक्स्ट टाइम ये ग्राफ आपको कहे कि स्ट्रेट लाइन होगा या कैसा होगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर थी। क्या थी? वेव नेचर। मैक्सवेल थ्योरी थी, वेव नेचर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे, तो वो सब उससे रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे क्या है? आगे है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी कि एक तरह से किसका ओरिजिन है? अभी तक आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे आप? क्लासिकल फिजिक्स। देखो मैंने लिखा भी है, द वेव थ्योरी इज़ नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, यानी फिजिक्स दो होते हैं। मैंने कहा ना ये चैप्टर केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, मेनली ये चैप्टर फिजिक्स का है, ठीक है। हम तो सिर्फ केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एटम हमें स्टडी करना है, एटम से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करनी है, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये वैसे मैंने पहले भी कहा था फिजिसिस्ट इसमें इन्वॉल्व है मैक्सिमम। तो ये प्लांक वगैरह, आइंस्टाइन वगैरह, ये सब क्या है? फिजिसिस्ट है, ठीक है। बोर वगैरह जो भी थे, ठीक है। एक दो ही थे बस जो मैंने कहा मैथमेटिशियन या केमिस्ट। द वेव थ्योरी जो कि क्लासिकल फिजिक्स है ऑफ रेडिएशन कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यानी कि इस क्लासिकल थ्योरी ने जो अभी तक हमने पढ़ा है उस थ्योरी के बेस पर उसके जो करेक्टर्स थे, जैसे इंटरफेरेंस होता है ये करेक्टर एक्सप्लेन हो जाता है, डिफ्रैक्शन करेक्टर एक्सप्लेन हो जाता है, ये एक्सप्लेन हो जाता है। बट द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए, विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, यानी मैक्सवेल की थ्योरी करेक्ट है, गलत नहीं है, वो क्लासिकल फिजिक्स है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे उस टाइम पर जो साइंटिस्ट कर रहे थे उसी टाइम पर, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए जब कहा गया कि आप इससे एक्सप्लेन करिए मैक्सवेल से, तो मैक्सवेल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दोज एक्सपेरिमेंट्स, या मैक्सवेल थ्योरी का यूज़ करने से रिजल्ट वो नहीं आते थे जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और थ्योरी का रिजल्ट क्या आता था? डिफरेंट आता था। इसलिए उसे यही वो लिखा हुआ है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर, कौन कौन सी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका ये वेव थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका है वेव। हमें मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, वैसे मैंने ब्लैक बॉडी भी बताया है थोड़ा सा, लेकिन मेन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि ये अगर एक्सप्लेन नहीं होगा तो ये भी एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ है ब्लैक बॉडी और ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक। और उसके बाद है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा ना उस टाइम पर हाइड्रोजन के बारे का स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन के वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे थे कुछ साइंटिस्ट, तो उन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में भी लिखा है कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वैसे जैसे तो चल रहा था, ये उसी टाइम का एक्सपेरिमेंट है, तो ये उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सका कि हाइड्रोजन में ऐसा स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, ना रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर सका ना मैक्सवेल, ठीक है। तो अभी मैं ये भी पढ़ना है, ये हमारा मेन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये में पढ़ना है। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हमें स्टडी करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, हीट कैपेसिटी तो उसी का पार्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो मैंने लिख दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा थियोरटिकल पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। अब थ्योरी ही या हिस्ट्री की तरह से है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ठीक। कहीं अगर हमें लगेगा कि हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पर न्यूमेरिकल होगा, तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे तब हम उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस से भी रिलेटेड अगर कोई है तो न्यूमेरिकल, जैसे E/m रेशो का कोई न्यूमेरिकल, या मोज़ले इक्वेशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल, ठीक है, या अभी प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल, तो वो सारे न्यूमेरिकल हम उसी टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। एक एक ही होगा, इनका तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, मैथमेटिकल फार्मूले स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले हैं। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, वहाँ हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो 2-3 इनके न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक बॉडी क्या है, तो हम उसे ज़रा पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है।
व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक एनी सरफेस, जब भी कोई रेडिएशन, जैसे विजिबल रेडिएशन होगा या अल्ट्रावायलेट होगा या एक्सरे होगा, कोई भी रेडिएशन, हम सभी रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, जैसे विजिबल को ही मान लीजिए, कोई भी विजिबल या जैसे भी कोई रेडिएशन है स्ट्राइक एनी सरफेस, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है ऑफ ए बॉडी, वो बॉडी कोई भी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, बुक हो सकती है, बेंच हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है यानी कि स्किन हो सकती है, ठीक है, पेपर हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी, इससे कोई दिक्कत नहीं कि बॉडी क्या है। जब भी वो बॉडी उस पर रेडिएशन स्ट्राइक एनी सरफेस ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इज जनरली रिफ्लेक्टेड, मतलब उस रेडिएशन एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा, जर्नल केसेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सम पार्ट या पार्ट इज एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, एंड सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइक जो करती है इस बॉडी पर, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शंस पढ़े होंगे आपने फिजिक्स में, रिफ्लेक्ट क्या होता है। दूसरा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी वो बॉडी कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इसलिए मटेरियल क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। सनलाइट में भी अगर रखते हैं तो हीट अप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सनलाइट को कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एंड पार्ट इज़ ट्रांसमिटेड, और जो पार्ट उन्होंने एब्जॉर्ब किया है एनर्जी का पार्ट, उसमें से वो कुछ पार्ट को साथ साथ रिलीज़ भी करते रहते हैं, उसे ट्रांसमिटेड कहा जाता है, ठीक है। जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड द एनर्जी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड हो जाते हैं थ्रू द वेव, मतलब वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, वो सब हमने स्टडी किया था, ट्रांसमिटेड। तो तीनों कुछ हो सकते हैं प्रोसेस जो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। बट द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के बारे में अगर हम ऐसा स्टेटमेंट लिखें तो गलत है, क्यों। बट द ब्लैक बॉडी विच बाय डेफिनेशन, रियल की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाय डेफिनेशन की बात कर रहा है कि ब्लैक बॉडी क्या है, विच बाय डेफिनेशन इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ द एनर्जी, यानी कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ द एनर्जी होता है, उसे आप एंड रिटेन एनी रेडिएंट एनर्जी दैट स्ट्राइक इट, यानी आप उस बॉडी पर जो भी रेडिएशन अप्लाई करेंगे वो उसे क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसे ट्रांसमिटेड नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली एब्जॉर्ब्ड। जनरल बॉडीज ऐसा नहीं करती हैं, वो कुछ पार्ट को ही एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। लेकिन ब्लैक बॉडी, अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, 100% जितनी भी स्ट्राइक किया उसकी सरफेस पर सबको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, रिटेन कर लिया अपने पास, मतलब किसी को भी जाने नहीं दिया, ठीक है। ऐसा अब 100% की बात नहीं कर रहे हम, इस बाय डेफिनेशन इसलिए उसने लिखा है, हम क्लोज टू द बात कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। ऑल्दो ए ब्लैक एंड मेटेलिक सरफेस, ब्लैक एंड मेटल यानी कि ब्लैक कर दिया आपने किसी मेटेलिक सरफेस को, मेटल के सरफेस को ब्लैक कर दीजिए ब्लैक कलर से, या कार्बन ब्लैक, जो कार्बन का ब्लैक फॉर्म होता है। कार्बन जैसे मतलब कार्बन के कई फॉर्म होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन्स होता है, लैंप ब्लैक होता है, तो हम लैंप ब्लैक की बात कर रहे हैं, कार्बन ब्लैक, लैंप ब्लैक होता है, ठीक है। हम ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट तो थोड़ा रेड ब्राउन इस कलर का होता है थोड़ा, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है। तो हम कार्बन ब्लैक यानी लैंप ब्लैक की बात कर रहे हैं। तो कार्बन ब्लैक क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली फेयरली क्लोजली है ब्लैक बॉडी, ये थोड़ा सा क्लोज टू ब्लैक बॉडी होते हैं, यानी कि आप किसी ब्लैक कलर की ही बात करो, मतलब एक तरह से, तो ब्लैक कलर पर आप जो भी रेडिएशन अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लैक कलर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब। इसीलिए आपने देखा होगा कि समर्स में क्या करते हैं, ब्लैक कलर का क्या यूज़, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से क्या बेनिफिट है, वो जितने भी रेडिएशन आएंगे वो मैक्सिमम को क्या कर देगा, अगर वो ब्लैक, कार्बन ब्लैक है, प्योर कार्बन ब्लैक का पार्ट है उसमें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम एक नॉर्मल ब्लैक कलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी केमिकल कंपाउंड से बना हो सकता है, ठीक है। हम ब्लैक एंड मटेरियल यानी कि ब्लैक कार्बन से ही उसका मेटल की सरफेस को ब्लैक किया हुआ है, या एक सिंपल ब्लैक कलर भी लेंगे तो वो भी अच्छा होता है, क्लोज टू, तो वो क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और आगे पास नहीं करने देगा, रिलीज़ नहीं करने देगा, ठीक है, मतलब अपने पास रिटेन करके रखता है। इसलिए हम ब्लैक कलर के अम्ब्रेला समर्स में यूज़ करते हैं सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कलरफुल में आप ऑब्जर्व करेंगे उतना परफेक्ट नहीं होता है वो, क्योंकि वो कुछ को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देंगे, कुछ को ट्रांसमिटेड कर देंगे, तो आपके पास तक रेडिएशन आएगा, ठीक है, एनर्जी आएगी, ठीक है, क्लियर ये हुआ। तो यही होता है इसमें, तो एनर्जी रिटेन करता। अब वो कह रहा है कि एक इस टाइप का है, ए होलो स्फेयर, अगर हम एक खाली स्फेयर ले लें, स्फेयर खाली अंदर से बिल्कुल ब्लैक हो, जैसे कोई भी कंटेनर हो सकता है जिसमें, और क्या है, ब्लैक एंड ऑन द इनसाइड, उसकी इनसाइड सारी ब्लैक कर दें,
पूरा इंटरनल पार्ट, उसका इंटरनल सरफेस एरिया क्या कर दिया, पूरा ब्लैक कर दिया, ब्लैक एंड कर दिया, ठीक है, ब्लैक एंड ऑन द इनसाइड एंड विद ए स्मॉल ओपनिंग, और उसमें एक स्मॉल ओपनिंग रख दे बस। तो मीट्स द डिमांड डिनीड कंडीशंस, डिनीड मतलब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, मच मोर सेटिस्फैक्ट्री। तो ये क्या करेगा, जो डेफिनेशन के लिए चाहिए वो ये उससे रिलेट कैसे, एनी रेडिएशन दैट एंटर्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, उस स्मॉल ओपनिंग से जैसे ही कोई रेडिएशन अंदर एंटर करेगा तो वो रेडिएशन क्या होगा, इज़ रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल ऑफ द एनक्लोजर until all of the energy eventually become absorbed। जब तक सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक वो क्या नहीं होगा, वो प्रोसेस रिफ्लेक्शन उसका चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर तो आ नहीं सकता, रेडिएशन जब एक बार स्मॉल होल से अंदर एंटर कर जाएगा तो वो जाकर सामने वॉल पर टकराएगा, वॉल पर टकराएगा तो उसमें से कुछ भी एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होकर आए, मान लो रिफ्लेक्ट हो गए कुछ पार्ट, वैसा तो ब्लैक एंड किया हुआ है पर मान लो 99% उसने एब्जॉर्ब कर लिया, 1% बच गया, तो 1% आगे जाएगा और जाकर वॉल के मतलब दूसरी स्फेयर है ना, तो दूसरी सामने वाले उस पर जाकर वॉल पर जाकर कोलाइड करेगा, उसका अपोजिट। अब वहाँ उस 1% बचा हुआ जो था उसका 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी एक पहले 100 मान लो 100 था तो 100 में से 99 एब्जॉर्ब कर लिया, एक बचा। अब इस एक का 91 का 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा अगले स्ट्राइक में, यानी कि 1 का 99% कितना हुआ 0.99, यानी 0.01 बच जाएगा, ठीक है। अब इस 0.01 का जो बचा ये आगे जाकर फिर दूसरी साइड से जाकर कोलाइड करेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से, जैसे मैं यहाँ डायग्राम अगर बनाते हैं तो एक हमने स्फेयर ले लिया, ठीक है, इस तरह का, और इसे ब्लैक किया हुआ है, ब्लैक एंड सरफेस, और ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल ओपनिंग है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ से जैसे ही एक रेडिएशन एंटर करेगा, रेडिएशन एंटर कर गया, अब ये रेडिएशन एंटर करने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर कुछ, लेकिन बच रहा है ना, वो कह रहा है ना कि परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा बच रहा है, तो कोई बात नहीं, जो बच रहा है वो यहाँ कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद में अब यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा जो बचे हुए का पार्ट है। अब इसमें से भी कुछ बच गया, ठीक है, तो ये जो बच गया है वो यहाँ जाकर कोलाइड करेगा, ठीक है। फिर मान लो इसमें से भी बच गया तो ठीक है, वो यहाँ जाकर कोलाइड करेगा, ठीक, यहाँ से भी बच जाएगा तो वो कहीं और कोलाइड करेगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, अब सोचिए, इमेजिन करिए ना, मैंने भी कहा जैसे वो 100 था, 100 का एक बार में 99% ख़त्म, 1% बच जाएगा उसका, फिर वो जो बचा हुआ है उसका 99% यानी 0.01 बचेगा, फिर 0.01 का 99% यूज़ हो जाएगा, 1% बच जाएगा, ठीक है। तो 0.01 का अब 1% सोच सकते हैं कितना होगा, ठीक है, 0.01 डिवाइड बाई 100, फिर जो बचा है इसका भी डिवाइड बाई 100, फिर जो रिमेनिंग है उसका भी डिवाइड बाई 100, तो धीरे धीरे क्या होगा, पावर्स 10⁻⁵ रह जाएगा, 10⁻⁻10, 10⁻⁻20, 10⁻⁻50, 10⁻⁻100, तो एक टाइम ये आएगा कि गायब ही हो जाएगा, कभी ना कभी तो होना ही है, क्योंकि बाहर तो वो नहीं आ सकता एक बार एंटर करने के बाद, क्योंकि ओपनिंग इतनी स्मॉल है, ठीक है, कि रेयर चांस है कि उसका वो रिफ्लेक्ट ऐसे होगा, क्योंकि एंगल पर रिफ्लेक्शन होंगे उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से एंगुलर बनता रहेगा, ये है। तो इसे कहा गया परफेक्ट, क्या मतलब वही जो कहा है मैंने, डिनेट द कंडीशन मच मोर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब क्लोजर टू द जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशंस थे, ठीक। चलिए अब आगे और भी कहा है ब्लैक बॉडी के बारे में, और भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्लैक बॉडी इज़ नॉट ओनली अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होता, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था जो भी समझाया, ये बताने के लिए कि ब्लैक बॉडी कैसा होता है मटेरियल, ठीक है। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर ही नहीं होते ऑफ रेडिएट एनर्जी, बट आल्सो ए परफेक्ट रेडिएटर, यानी कि वो परफेक्ट रेडिएटर भी होते हैं। रेडिएटर मीन्स इनफैक्ट ये क्या होता है, of all bodies heated to a given temperature, it is the black body which will radiate the maximum amount of energy possible for the given temperature। यानी अगर आप किसी बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी हीट वापस नहीं करने वाला आपको, वो क्या करेगा, उसमें से उस टेम्परेचर में से कुछ टेम्परेचर को अपने पास रखेगा और कुछ को क्या करेगा, वापस कर देगा, ठीक है। कुछ को टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, हम रेडिएशन की बात नहीं कर रहे। तो जाकर किसी बॉडी को हमने हीट किया, टेम्परेचर प्रोवाइड करके हीट किया, तो वो इट बिकेम हीटेड, वो हीटेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो केवल उसमें से कुछ एनर्जी को ही क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जांपल लिखा होगा आयरन बॉडी, आयरन के पीस को अगर आप हीट करेंगे तो इनिशियली वो क्या होता है, इनिशियली वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, डल रेड, डार्क रेड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा।
अगर आप हीट करोगे, करके देखना कभी, या एक्सपेरिमेंट पढ़ना वो, ठीक है, या यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर गूगल में देखना कि उसमें आयरन को हीट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो आयरन को हीट करते हैं तो वो पहले रेड हो जाएगा, यानी जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो उससे कुछ को एब्जॉर्ब कर रहा है और केवल कुछ को रेडिएशन को, रेड कलर के रेडिएशन को रिलीज़ कर रहा है, जिससे हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, बाकी सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वाइट हो जाएगा, यानी आयरन हीट होते होते क्या हो जाएगा, रेड नहीं रहेगा, वाइट हो जाएगा। यानी आपने जो और हीट टेम्परेचर प्रोवाइड किया, अब वो क्या कर रहा है, अब वो विबग्योर रिलीज़ कर रहा है। वाइट का मतलब क्या हुआ, विबग्योर, पूरा विबग्योर रिलीज़ कर रहा है वो, ठीक है, जिससे हमें वाइट दिखाई दे रहा है। और बाकी अल्ट्रावायलेट या और दूसरी या जो टेम्परेचर था कुछ अपने पास रख रहा है टेम्परेचर वो, क्योंकि हीट हो रहा है। अब उसके बाद में और टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इट बिकेम ब्लू कलर, अब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आयरन जो हीट होते होते मेल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड बन जाएगा, लेकिन उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर बन जाएगा, उसका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी मेटेरियल, ये तो एक एग्जांपल है, आप कोई भी और एग्जांपल लेंगे तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर पर उसका अलग अलग कलर आएगा, यानी कि वो सारे टेम्परेचर को रिटर्न बैक नहीं करता है। तो वही कह रहे हैं, इनफैक्ट ऑफ ऑल द बॉडीज हीट टू ए गिवन टेम्परेचर, अगर आप दुनिया के सारे मटेरियल को हीट करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उनमें से केवल ब्लैक बॉडी ही ऐसा होगा विच विल रेडिएट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी को रिटर्न कर देगा, कि उस टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी है तो उस एनर्जी को वो रिटर्न कर देगा। ऐसा केवल यही होगा पॉसिबल फॉर द गिवन टेम्परेचर, उस गिवन टेम्परेचर के लिए जो भी पॉसिबल एनर्जी है, ठीक है। जैसे सन है एक ऑलमोस्ट, क्योंकि सन में जितना भी टेम्परेचर है वो सारा का सारा क्या कर देता है, उसे रिलीज़ कर देता है, ठीक है। मतलब उसमें उस टेम्परेचर पर जैसे 16,000 या डिग्री सेल्सियस से जो भी उसका टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर क्या पॉसिबल है, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक और विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड और गामा रेज, ये जितने भी रेडिएशन ये पॉसिबल हैं तो ठीक है, वो इतने रेडिएशन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ब्लैक बॉडी, उसमें दोनों एबिलिटी होती हैं, मतलब एक ब्लैक बॉडी ऐसा होगा जो सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिलीज रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस नहीं जाने देगा। एक ऐसा ब्लैक बॉडी की हम डिफाइन कर रहे हैं जिसे हीट करते हैं, यानी रेडिएशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसे बर्न कर दिया, मतलब नीचे फ्यूल बर्न कर दिया है तो फ्यूल से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो उसे हीट करते हैं तो उस टेम्परेचर की जितनी भी एनर्जी है वो उस एनर्जी, पॉसिबल एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। फर्दरमोर ए ब्लैक बॉडी इज़ इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, यानी कि वो क्या हो जाता है, एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम बना लेता है अपने सराउंडिंग के साथ, एंड रेडिएट इन एनी गिवन टाइम पर यूनिट एरिया द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इज एब्जॉर्ब, यानी वो क्या करता है, जो भी उसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी उसी को उसी टाइम पर क्या कर देता है, रिटर्न, यानी एटमॉस्फेयर से इस हाथ से लेगा दूसरे हाथ से दे देगा। इक्विलिब्रियम का मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अपने सराउंडिंग के साथ, यानी सराउंडिंग उसे हीट देगा और वो उस हीट को वापस रिटर्न कर देगा रेडिएशन की फॉर्म में, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इज एब्जॉर्ब, जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिटर्न कर दिया, जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिटर्न कर दिया, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। पढ़ोगे इक्विलिब्रियम के बारे में भी आगे, ठीक है, क्लियर। ये है ब्लैक बॉडी। अब एक्सपेरिमेंट किए, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमें, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, यानी किसी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होते हैं, रिलीज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। उनकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो रिलीज एमिटेड हुआ है वो इंक्रीज़ होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, यानी जैसे जैसे रेडिएशन की वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ एज शोन इन द फिगर। एक डायग्राम बना होगा, मतलब साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया, देखिए ये इस तरह से, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी है ये y के अलोंग, और x के अलोंग क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, ये सब क्या है, एमिटेड रेडिएशन है। किसी बॉडी को 3000 पर केल्विन पर हीट किया, किसी बॉडी मतलब उसी बॉडी को फिर 4000 पर हीट किया, उसी बॉडी को फिर क्या किया 5000 केल्विन पर हीट किया। तो 3000 केल्विन पर क्या है, वेवलेंथ, अगर इसकी वैल्यू और इंटेंसिटी की वैल्यू का ये रिलेशन है, ठीक है, क्लियर। अब 4000 टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो कह रहा है कि इसमें पहले एक मैक्सिमम तक जाएगा, किसके साथ, देखो रीचेज ए मैक्सिमम, इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद ए डिक्रीज इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, जैसे वेवलेंथ इधर लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होगी ना,
यहाँ तो इधर तो राइट में तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इधर डिक्रीज़ होगी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो इंटेंसिटी क्या पहुँचेगी, मैक्सिमम। देखो यहाँ मैक्सिमम तक आ गई है, उसके बाद फिर डिक्रीज़, उसके बाद फिर वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, पीक पर पहुँचेगा फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टेम्परेचर 5000 केल्विन पर, तो 5000 केल्विन पर फिर से वेवलेंथ कम हो रही है, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, वेवलेंथ कम होती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम इंटेंसिटी बढ़ रही है, और एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर पीक पर पहुंचकर फिर से कम होने लगेगी। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट है, इट इज़ एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो एक्सपेरिमेंट है। और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि 5000 केल्विन पर रेलिंग लाइन, ये रेलिंग साइंटिस्ट है, मैंने नाम लिख दिए ना, रेलिंग ने कहा कि लाइन ऐसी होनी चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स अगर यूज़ करते हैं तो रेलिंग लाइन कहते हैं इसे, या क्लासिकल लाइन फिजिक्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इट इज़ नोन एज रेलिंग लाइन। इसे रेलिंग साइंटिस्ट, रेलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था इसलिए। तो 5000 केल्विन पर अगर थ्योरी की बात करें, क्लासिकल थ्योरी यानी कि मैक्सवेल की थ्योरी को यूज़ करें, तो रेलिंग ने कहा कि ऐसी लाइन बनेगी, यानी जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, वो तो होता ही है, लेकिन इंक्रीज़ होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी कंटिन्यूसली। और ये तो कह रहा है कि पीक पर आकर के कम और होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ थियोरेटिकल। ठीक है, तो थियोरेटिकली वो स्ट्रेट जा रहा है और प्रैक्टिकली वो एक पीक पर जाने के बाद कम हो रहा है। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा था। तो लिखा भी है मैंने, मैनी साइंटिस्ट लाइक स्टेफन साइंटिस्ट, बोल्ट्जमैन, वीन साइंटिस्ट, रेलिंग एटसेट्रा, और भी कई साइंटिस्ट हैं जो क्या कर रहे थे, वर ट्राई टू एक्सप्लेन द अबव बिहेवियर। ठीक है, वो सब कोशिश कर रहे थे कि ये बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर किसी तरह से एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन उनकी सभी की लाइन ऐसे जा रही थी इधर से इधर। कोई इसे एक्सप्लेन कर रहा था तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कोई इसे एक्सप्लेन कर पा रहा था तो इसे नहीं, मतलब कोई बॉटम वाले को एक्सप्लेन कर दिया किसी ने तो टॉप वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, यानी कि इधर से इधर